एवरीबॉडी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद में कि ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, मैग्नेटिक नेचर क्या है, ये बता सकते हैं? बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, सिनर्जिक इफेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वीडियो के एंड में हम एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हें बहुत ही इजी मैनर में समझेंगे। ओके, तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और साथ में क्वेश्चंस भी नोट डाउन करते जाइएगा। अकॉर्डिंगली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आप नोट्स बनाते ही होंगे बट नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, so let's start with valence bond theory. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हम बात करें तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, किनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग किस टाइप से हुई है, ये एक्सप्लेन किया है। पहले अगर हम किसी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड की बात करें तो मेटल कैसा है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लिगेंड कैसा स्पीशीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, क्योंकि लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और ये दोनों मिलकर क्या नेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर किसी सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं या फिर मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मेटल और सेंट्रल एटम। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल से कितने मोनोडेंटिक लिगेंड्स अटैच्ड है। ओके, तो इस थ्योरी में हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड किस टाइप की ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये समझेंगे। फीचर्स में फर्स्ट है कि जब भी मेटल और लिगेंड आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो मेटल किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है, वो वेकेंट ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जितने लोन पेयर या लिगेंड से एक्सेप्ट करता है और बनाता है, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल और सेंट्रल मेटल। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा, n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है और वी कैन से nd ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल, which means जब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, राइट। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी नियरली सिमिलर एनर्जीज है, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, देन वी कैन से ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर n-1d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ns ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, np ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन इज कि nd ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे या फिर ns np के साथ में। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट d ऑर्बिटल्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स, n-1d ऑर्बिटल विद ns ऑर्बिटल एंड np ऑर्बिटल। n-1d का मतलब क्या होता है, सपोज n इज इक्वल टू 4 which means 3d, 4s, 4p. Okay, now if we are talking about nd orbitals which means ns, np, nd. So in this case if n is equal to 4, so 4s, 4p, 4d. अगर इनर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में देन इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, बट आउटर ऑर्बिटल्स अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर इनर डी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है सो वी कैन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, n-1d ऑर्बिटल्स जब भी पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, which means वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और जब भी nd ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो ऐसा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, अब कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो सकता है, डायमैग्नेटिक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अब हमने क्या पढ़ा, इसको ध्यान से एक बार और समझेंगे कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के लोन पेयर्स आते हैं, क्योंकि लिगेंड अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
और मेटल कितने मोनोडेंटेड लिगेंड से अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स किसका, मेटल का, मेटल कितने लिगेंड से अटैच्ड है, मोनोडेंटेड लिगेंड से अटैच्ड है। ओके, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन टू टाइप से पॉसिबल है। n-1d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल्स जब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे n-1d। अगर आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे nd ऑर्बिटल्स। ओके, जब भी n-1d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर nd ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आपने बस अभी तक इतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार और रिवाइज करते हैं। ओवरलैपिंग जो होती है कैसे होती है, फर्स्ट वन इज मेटल एंड लीगेंड आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल्स में। और क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। लीगेंड के पास में लोन पेयर है। लीगेंड कैसे है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। लीगेंड के लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, लिगेंड के इंटरमेटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। n-1d ऑर्बिटल्स जब भी हाइब्रिडाइज करेंगे ns और np के साथ, which means 3d ऑर्बिटल्स 4s 4p के साथ जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो हम इनको इनर डी ऑर्बिटल्स कहेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनर डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम ऐसे कॉम्प्लेक्स को। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस टू टाइप के हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल का मतलब इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, आउटर का मतलब क्या होता है, आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर इनर डी में हमने लिख दिया 3d, यहाँ पर क्या लिख दिया 4d। ओके, नाउ स्पिन पेयर्ड हो सकते हैं, मतलब पेयरिंग कराएगा ये। और ये कैसे होते हैं, स्पिन फ्री, पेयरिंग नहीं कराता है। ओके, अब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल स्पीशीज कैटायन या फिर सेंट्रल मेटल स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आयनिक स्टेट में। ओके, सेकंड की जो हमारा लिगेंड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता चलेगा, इन्होंने नहीं बताया था, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। बट फिर भी जो वीक लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं कराता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराता है। वीक लिगेंड कौन से हो सकते हैं, SOX का मीनिंग क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन और हैलोजन हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फॉस्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन ये पेयरिंग कराते हैं। एक्सेप्ट जब भी कोबाल्ट होगा ये सभी के साथ में स्ट्रांगली बिहेव करेगा, बस हैलोजन के साथ में स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं करेगा। तो आप चाहें तो कहीं पर लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फॉस्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड वीक लिगेंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, these three वीक लिगेंड। ओके, ये तीनों वीक लिगेंड है। अब इनका काम क्या होता है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देते हैं। ओके, देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपल्शन शो करते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करते हैं क्योंकि इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, म्यू। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन, एन प्लस टू। एन का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.75 है। इफ वी हैव टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.75 आएगी। जब भी 4D 5D सीरीज की स्पीशीज होंगी इन सभी में हम पेयरिंग करा देंगे। अदरवाइज 3D के केस में हमें बस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का ध्यान रखना है। ओके, तो आउटर डी ऑर्बिटल में sp3d2 टाइप स्पीशीज होती हैं। ओके, तो हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। आपने सीखा कि जब भी sp3d2 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स बाहर वाले हैं तो वी कैन से आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर D2sp3 है विच मीन्स इनर डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स होंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं बेटा,
हाई स्पिन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नो पेयरिंग। ओके, नो पेयरिंग। और वी कैन से वीक लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं होती है। ओके, यहाँ पर क्या होता है बेटा, लो स्पिन है, मतलब पेयरिंग हो रही है। और लिगेंड्स कैसे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। हमें कैसे पता कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, अभी इसको समझेंगे। ओके, तो हमने क्या सीखा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टू टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप B2 ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D2 आउटर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, विच मीन्स वी कैन से अगर 3D है तो D2 इनर है। ओके, अगर 4D है तो 4D आउटर है। और एग्जाम्पल n-1d ns np orbitals है, so we can say 3d 3s, sorry 3d 4s, 3s नहीं होगा बेटा, 3d के साथ 4s 4p, so these orbitals are participating in hybridization। अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो हम लिखेंगे ns np nd, which means 4s 4p 4d, these orbitals are participating in hybridization। okay, now आपको इसमें क्या क्या लर्न करना है, पॉइंट्स क्या क्या लर्न करने हैं, कि जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, फिर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद आप देखिए कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये कैसे समझ आएगा, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पेयरिंग कराएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या क्या हो सकता है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फॉस्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, जब ये तीनों होंगे तो पेयरिंग होगा। ओके, फॉर एग्जांपल CN ग्रुप है, NH3 ग्रुप है, तो पेयरिंग होगी। NH3 मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग है, CN का मतलब साइनाइड है, कार्बन कंटेनिंग है, तो ऐसे केस में पेयरिंग होगी। ओके, अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करा रहे हैं, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा। कैसे याद करेंगे, SOX कैसा है, वीक लिगेंड है। TCN, ये तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग कराएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या कराएंगे बेटा, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, एंड ये कैसे हैं, वीक लिगेंड, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने, पेयरिंग हो गई तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने। कैसे बनेगा अभी आगे एग्जांपल से समझते हैं। लिगेंड्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब अट्रैक्शन शो करेंगे तो इनको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम किसी सब्सटेंस को ले जाकर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ले जाकर टेस्ट तो नहीं कर सकते, हम कैसे चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नेचर। कैसे फाइंड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इन दैट केस ऑल आर पैरामैग्नेटिक। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड है, ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। ओके, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू n+2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इफ वी हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1.7। If we have two unpaired electrons, magnetic moment is equal to 2.7। नाउ रिमेंबर वन पॉइंट, अगर हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड का कंसेप्ट मैटर करता है। वीक फील्ड कौन होता है, SOX, सल्फर ऑक्सीजन हैलोजन। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन होते हैं, फॉस्फोरस कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर कोबाल्ट है हमारे पास में, तो कोबाल्ट सभी के साथ में स्ट्रॉन्ग बिहेव करे, मतलब कोई भी लिगेंड होगा पेयरिंग होगी कोबाल्ट के साथ। ओके, एक्सेप्ट हैलोजन। नाउ वन मोर पॉइंट, 4D सीरीज, 5D सीरीज की अगर स्पीशीज है, लेकिन 4D 5D सीरीज की सेंट्रल मैटर में तो पेयरिंग हमेशा होगी, कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो। ओके, तो हम सभी में पेयरिंग करें। अब आपकी बुक में कुछ इस टाइप की टेबल दी हुई है, यू विश आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए, अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम ये वाला पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल में इसको हम कहते हैं बेटा आउटर, क्योंकि D2 है और ये कैसा है, D2sp3 इनर साइड है, तो हम इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल। D2 कहाँ पर है, आउटसाइड है, तो आउटर ऑर्बिटल, दिस वन इज इनर, ठीक है। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, राइट। हाँ, sp3, sp3 के अलावा dsp2 भी हो सकता है, क्योंकि ये इसको हम कहेंगे इनर, ठीक है। d ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो हमने उसको बोल दिया, बट ऑक्टाहेड्रल में मोस्टली ये ज्यादा यूज होता है। ओके, ना अब हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज हैं, इन सभी में हमें क्या बताना है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, विच स्पीशीज विल शो विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये एक्सप्लेन करना है, और कॉम्प्लेक्स किस टाइप का बनेगा, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम ये अभी सीखते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल। On the basis of this example, we'll understand कि hybridization कैसे फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन के अलावा ज्योमेट्री, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करना है। ओके, तो अब H2O होल 6 2 पॉजिटिव। नाउ सबसे पहले अभी आपने सीखा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी सल्फर ऑक्सीजन हैलोजन होंगे तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि दे एक्ट एज अ वीक लिंक। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था बीबीटी में, बट उन्होंने इस कंसेप्ट का यूज किया था। ओके, ये हम आगे वाली थ्योरी में सीखेंगे कैसा क्यों किया, कैसे पेयरिंग हो रही है, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, वाटर है विच मीन्स ऑक्सीजन, राइट, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं है। अब आप ये समझिएगा, वाटर यहाँ पर लीगेंड है, क्या है बेटा, लीगेंड। निकल क्या है, निकल है सेंट्रल मेटल आयन, या फिर सेंट्रल मेटल एटम मान लीजिए, आप इसको आयन के फॉर्म में आयन लिख सकते हैं। नाउ सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच्ड है, और वाटर कैसा है, मोनोडेंटेट है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, राइट। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, एक निकल के लिए हमने लिख दिया x प्लस, वाटर के लिए बिकॉज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 इंटू हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स वी हैव, 6 इज इक्वल टू +2, तो निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो हो गया बेटा प्लस। यहाँ पे समझ आ गया, आपने सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम देख लिया, सेंट्रल मेटल एटम के बाद इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया। ओके, नाउ अब हम लिखेंगे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर वी कैन से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल एटम, निकल एटम, राइट। अब एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, आपने लर्न किया था साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे पीस कॉपी नहीं कॉपर जिंक। ओके, तो कॉपी नहीं कॉपर जिंक, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 28। 28 को आप कैसे लिखते हैं, आर्गन 28 4s2, राइट। अब 4s के बाद क्या आता है बेटा, 4p0 है ना, 4s के बाद आएगा 4p। नाउ अब मुझे निकल का +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2 प्लस, configuration of Ni2 plus ion. Now, always remember one thing, जब भी d ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से हमेशा इलेक्ट्रॉन 4s से पहले जाएगा। द रीजन इज 4th का डिस्टेंस ज्यादा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, आर्गन 3d8, 3d8 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से रिमूव किया, 4s से। आप ऐसा बना सकते हैं 1 2 3, d ऑर्बिटल्स कितना है, 5 d ऑर्बिटल, 4s and then 4p, right? Now 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया 4s से। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 4s0, 3d8 4s, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है इस केस में, और वाटर पेयरिंग नहीं कराता, वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराता, तो इन दोनों की पेयरिंग नहीं होगी। समझ गए बात, अगर वाटर पेयरिंग कराता होता यहाँ पर पेयरिंग होती, बट इन दिस केस वाटर पेयरिंग नहीं कराता, तो यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो कहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4, इन 4 ऑर्बिटल्स में, बट क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड्स है,
अब नेक्स्ट लिगेंड्स कहाँ पर जाएंगे बेटा, 4D में। यहाँ पर मैंने डी ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल्स आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन डी ऑर्बिटल्स में से मुझे कितने लोन पेयर फिल करने, 6। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। Now our next question is FeCN6 4 negative. Okay, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ FeCN6 4 negative, राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या क्या बताना है, आपको ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है ये बताना है, और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे फॉर सिंगल आयरन एटम। एक साइनाइड के लिए इट इज -1, फॉर सिंगल साइनाइड इट इज -1, चार्ज इज -1 into 6 cyanides we have, here we have -4 charge, so we are writing -4 to the right side. Okay, now x minus 6 is equal to -4, x is equal to +2, which means iron is in +2 oxidation state. So first we'll write the electronic configuration of iron atom. अब iron atom का electronic configuration लिखेंगे, electronic configuration of iron atom. So as we know, iron is having atomic number 26. 26 है ना, तो 26 को हम कैसे लिखते हैं, argon 26 4s2. But in this case, iron is in +2 oxidation state. +2 oxidation state होने की वजह से आप कैसे लिखेंगे, electronic configuration of Fe2 positive ion, Fe2 positive ion, which is argon, then 3d6, look here 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, 5 बना लिया हमने, 4s, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड 4s। नाउ क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। अब आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, 3d6 होगी एंड 4s0। ओके, अब 4s के बाद क्या आता है बेटा, 4p आता है, राइट। तो 4s के बाद आता है 4p। अब हमने, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड है, तो साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमने वहां पर सीखा था, अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने कि साइनाइड, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अब यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे। ओके, तो पेयरिंग कैसे होगी बेटा, आपने ये सभी लिख दिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d6 4s0 4p0, राइट। अब मुझे लिगेंड्स के साथ में रिएक्शन करानी है, व्हिच मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FeCN6 4 नेगेटिव आयन। ठीक है, अब आपको ये करना है, क्या करेंगे, 3d6, आर्गन तो आपने लिखा हुआ है, ये आर्गन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, आर्गन 1 2 3 5 4s 4p, राइट। अब यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 and 1 6, 1 2 3 4 5 6। Now if you want to fill lone pairs of these 6 cyanides, 6 cyanide के lone pair कहाँ फिल करेंगे बेटा, 6 cyanide के lone pair CN नेगेटिव, ऐसे फिल करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, 2d ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, so d2, 1s ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग हियर एंड 3p ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो क्या हो गया, d2sp3। अब बेटा क्योंकि पेयरिंग हुई है तो हम इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके साथ क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, इनर डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो हम इनको कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आपका जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या है, d2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये हमको पता है, अभी वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, बिकॉज ऑल दीज आर पेयर, ये सबके सब कैसे हैं, पेयर। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बेटा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ऑल ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रीजन है
डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये बना लिया हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, थर्ड वन इज NiCN4 2 नेगेटिव। अब बेटा टेट्राहेड्रल लिख लो, मैंने क्या लिख दिया NiCN4 निकल CN4, 4 का मतलब क्या हो गया बेटा टेट्राहेड्रल। अगर यहाँ पर 6 होता है तो हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, 4 लिखा है विच मीन टेट्राहेड्रल। तो निकल बहुत सारा पढ़ लिया, टफ लग रहा है? टफ नहीं है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा देना, लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं कराना। लिगेंड स्ट्रांग है, पेयरिंग हो गई है, तो जो भी ऑर्बिटल्स वेकेंट है उनमें लोन पेयर्स को सेट कर देना, बस यही किया हमने। और लिगेंड अगर वीक है तो बाद वाले जो ऑर्बिटल्स वेकेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल एटम। अभी हम निकल एटम का फाइंड करेंगे, लिखेंगे आर्गन 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड कैसा लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा। अब निकल का अगर हम एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस का 4 इज इक्वल टू प्लस का 2। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने पहले भी सीखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में, या फिर आपने यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट देखा था। तो वहां पर हमने साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज लगाया। फॉर सिंगल साइनाइड इट इज -1, फॉर 4 साइनाइड -1 into 4, which means x minus 4 is equal to minus का 2। तो अब हमने फाइंड कर ली वैल्यू x is equal to प्लस का 2। ओके, नाउ अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+। Ni2+ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो +2 आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+ आयन। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। हमेशा d ऑर्बिटल्स में से जब भी d ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमेशा 4s में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करते। अब हमने लिखा आर्गन 3d8। साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा, राइट। हमने यहाँ पर पेयरिंग करा दी। और इसके बाद क्या आता है? 4p। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कॉन्फ़िगरेशन 3d8, यहाँ पर 4s2 था, बट क्योंकि 2+ है तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 3d8 4sd। Now if I want to write the electronic configuration of NiCN6 4 नेगेटिव। ओके, अब आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपने लिखा आर्गन, देन 3d8 में एज इट इज लिखेंगे पहले तो, क्या आपने ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। ओके, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया और पेयरिंग कर, राइट। नाउ 4s and 4p ऑर्बिटल। हाउ मेनी लिगेंड्स वी हैव इन दिस केस? 4 लिगेंड्स। हमने यहाँ पर लिगेंड्स के लोन पेयर्स को पुट कर दिया। ओके, तो Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव एंड Cn नेगेटिव। ओके, अब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, and we can say sp3 and dsp2। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होता है। अगर हाँ, पीबीटी अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये नहीं पता था कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड कौन से हैं। ओके, बहुत सारे अजम्पशंस किए गए थे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों होगा, कैसा होगा, ये एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी का। ठीक है, अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, विच मींस 4 लिगेंड्स से रिलेटेड कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं थे। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब क्या है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसको आयोनिक अज्यूम किया गया है, या आयनिक माना गया, या फिर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोला गया। जैसे अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल के ऊपर चार्ज है। चार्ज कैसा हो सकता है? प्लस का चार्ज, +2 +3। मेटल ऑलरेडी चार्ज स्पीशीज है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, विच मींस वेकेंट ऑर्बिटल्स को मेटल्स के पास ऑलरेडी है।
राइट। अब इन्होंने जो सेकंड पॉइंट बताया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लिगेंड्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? आप लिगेंड को एक स्मॉल चार्ज, एक स्मॉल पॉइंट चार्ज समझ लीजिए। ये लिगेंड का जो चार्ज है या फिर लोन पेयर है, ये के साथ रिपल्शन करता है। इस रिपल्शन के कारण मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो अभी तक हमें क्या समझ आता था, जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, अभी तक हमने क्या समझा था कि डी ऑर्बिटल्स है, दीज आर 5 डी ऑर्बिटल्स, करेक्ट? ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स है, करेक्ट? अगर हम इन 5 डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो दीज आर डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। इनको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स और डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, राइट? बट इन दिस थियोरी, बिकॉज ऑफ कि लीगेंड को पॉइंट चार्ज अज्यूम किया गया, तो लीगेंड के पॉइंट चार्ज होने की वजह से लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर्स हैं, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन करते हैं। अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन कर रहे हैं, विच मीन्स लीगेंड खुद नेगेटिव चार्ज हो गया और मेटल पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, करेक्ट? तो सीएफटी में लीगेंड्स को पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया गया था। और बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड दिस मेटल के आसपास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी, जनरेट हो जाती थी। ओके, अगर हम इन 5 डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो जनरली 5 डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं। बट अगर हम इस क्रिस्टल फील्ड की बात करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ये जो मेटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल, ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल सेम नहीं होते। इसको हम बोलते हैं एवरेज। डी ऑर्बिटल्स जो एवरेज में हम देख रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस, these d orbitals are not same। अब यहाँ पर d orbitals डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज जो एक्सिस के बीच में है, एक अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, टू टाइप के डी ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है, अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस वाले एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, टी जेड, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इन तीनों की एनर्जी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, टी जेड, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। और जो एक्सिस के ऊपर, इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। इनकी एनर्जी, ये वाले जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है, इनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसको हम लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है। नाउ इन ऑर्बिटल्स को, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी वाले, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक से एक टर्म आया T2G, व्हिच मींस ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डीजनरेट मतलब 3 ऑर्बिटल्स ऐसे जिनकी एनर्जी सेम है। और यहाँ पर EG मतलब डबली डीजनरेट, व्हिच मींस 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम। ये कहाँ पर आया है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हुआ है। ओके, तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्या समझा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी, जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, ये प्योरली आयनिक है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि मेटल के ऊपर जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। बट लिगेंड को इन्होंने पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर एक मेटल 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, ये 6 लिगेंड्स के साथ में घिरा हुआ है, अगर ये 6 के 6 लिगेंड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह का बॉन्ड प्योरली आयनिक बॉन्ड हो जाता है। अब जैसे ही मेटल के पास में लिगेंड आया, तो मेटल के जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे, इन सबकी एनर्जी सेम नहीं रही। कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो अलोंग द एक्सिस होता है। अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स और बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी में चेंज हो गया, तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन मेटल। मेटल के आने से डीजनरेसी चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई, स्प्लिट हो गई। ओके, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डीजनरेसी कैसी हो जाएगी? डी एक्स वाई डिवाइडेड डी जेड एक्स। इन तीनों की एनर्जी सेम है, यहाँ से कम। अगर एनर्जी बढ़ गई है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल में जस्ट रिवर्स होता है, ऐसा का ऐसा। आप रिवर्स एक और बना लेते हैं। हम 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स में पहले आपको यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा। जैसे ही लिगेंड का इन्फ्लुएंस हुआ मेटल के ऊपर, व्हाट विल हैपन? यहाँ पर डीजनरेसी डिस्टर्ब हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई तो ऐसे केस में जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो 2 डी ऑर्बिटल्स विल हैव लेसर एनर्जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं ई। अब जी नहीं लिखते हैं यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड, डी जेड, ठीक है। इन तीनों की एनर्जी सेम है, राइट? ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
नाउ तो ये सभी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे। यहाँ पर एवरेज डी ऑर्बिटल्स है, विच मीन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया एनर्जी सेम नहीं रही इन सभी 5 ऑर्बिटल्स की, एनर्जी स्प्लिट हो गई है। नाउ 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, 2D ऑर्बिटल्स की ज्यादा है। अब ये कैसे हुआ बेटा? जैसे ही लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया, अगर लिगेंड बिटवीन द लूब्स अप्रोच कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे केस में जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं dxy dyz dz इनकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अगर लिगेंड ने अलोंग द एक्सिस अप्रोच किया, ऐसे केस में अलोंग द एक्सिस वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी। अलोंग द एक्सिस मतलब ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऐसे केस में अगर लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में जो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है एंड बिटवीन द एक्सिस वाले की एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी नहीं है, बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी कम हो गई है, अलोंग द एक्सिस वालों की ज्यादा हो गई है। ओके, नाउ क्योंकि टोटल 5d ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम इनकी एनर्जी का डिफरेंस देखें, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ एनर्जी लेवल, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस चीज में हेल्प करती है? लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने में। ओके, जैसा हमें वहां पर नहीं पता था कि स्ट्रेंथ फील्ड कैसे होगी, पेयरिंग होगी नहीं होगी, तो उसके लिए वो हेल्प करती है। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया बेरी सेंटर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है बेटा कि जब भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, इस केस में एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज। ये ऐसा अज्यूम किया है कि एवरेज एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, वो सेम रहेगी। तो आगे भी जब हमने कैलकुलेशन किया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, जब आप फाइंड कर रहे हो डेल डेल नॉट को जब आप फाइंड कर रहे हो, ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा है डेल ओ, है ना? जब आप इसको फाइंड कर रहे हो तो आप ये मानकर चल रहे हो कि यहाँ पर एवरेज एनर्जी जो है वो सेम रही होगी, इसी को हम बोलते हैं बेरी सेंटर। अब यहाँ पर 5 में से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, बट यहाँ पर जब हम लिखते हैं रिवर्स लिखते हैं 3/5 2/5। ओके, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा? क्योंकि अलोंग द एक्सिस वाले की एनर्जी कम है, बिटवीन द एक्सिस वाले की एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 2/5 3/5। तो इस तरह से हम डेल नॉट को लिखते हैं। ओके, अच्छा टेट्राहेड्रल में ये नॉट नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली चाहें इसको डायरेक्टली लिखिए डेल। ओके, तो 2/5 डेल। वो क्या है बेटा? टेट्रा ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज किया है वो टर्म। ओके, तो इस तरह से आप स्प्लिटिंग समझ सकते हैं। अब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है, पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पर बाद में होगी। नाउ यहाँ पर हमें ये कैसे समझ आएगा कि कौन सा केस स्ट्रॉन्ग है और वीक है? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सीरीज सीखी, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। ओके, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हमें देखना है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है, हम ये समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पर अरेंज किया गया है। तो लुक हियर, आयोडाइड ब्रोमाइड SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव, वाटर NCS नेगेटिव, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयंस, देन अमोनिया, देन EN, देन साइनाइड, देन CO। यू नो CO ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, देन साइनाइड, देन EN। ओके, इथाइलिन डायमीन। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा। आई ब्रॉड, आई का मतलब क्या? आयोडाइड, ब्रॉड का मतलब है Br नेगेटिव, सम मतलब SCN नेगेटिव, सम चौको CHO चौको हमने किसके लिए यूज किया? Cl नेगेटिव के लिए। आई ब्रॉड सम चौको स्वीट, स्वीट मतलब S2 नेगेटिव सल्फाइड आयंस के लिए। F नेगेटिव के लिए हमने फॉर लिखा है यहाँ पर हिज। OH नेगेटिव को आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए हमने यूज किया है हिज। ओके, ऑक्सलेट के लिए हमने लिखा है ओल्ड वॉचमैन। ओके, सो आई ब्रॉट सम चोको स्वीट फॉर हिज ओल्ड वॉचमैन। उसके ओल्ड वॉचमैन के लिए क्या लिया? सम चोको स्वीट्स लिए। ओके, नाउ 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 का मतलब NCS नेगेटिव, अर्न का मतलब इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयंस। अर्न न्यू इमरजेंसी करेंसी कॉइन। आप क्या कर रहे हैं? न्यू इमरजेंसी करेंसी कॉइन को अर्न कर रहे हैं। ओके, तो कैसे अर्न करेंगे? आई ब्रॉट सम चोको स्वीट फॉर हिज ओल्ड वॉचमैन, नाउ अर्न न्यू इमरजेंसी करेंसी कॉइन। ओके, आप ऐसा सीक्वेंस लर्न कर लीजिए। इस सीक्वेंस को लर्न करने के बाद आपको ये समझ आया कि CO जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये सबके सब क्या करेंगे बेटा? पेयरिंग करा देंगे। जो वीक लिगेंड्स है पेयरिंग नहीं कराते। ओके, नाउ
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपने वहां पर सीखा था बीबीटी थ्योरी में, यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। कैसा है? FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, राइट। अगर मुझे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आयरन के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बना दिए आपने। आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन 3d6 4s3, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, तो इनिशियली तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, एवरेज डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के एवरेज डी ऑर्बिटल्स आप ड्रॉ करेंगे, ये एवरेज है, एवरेज डी ऑर्बिटल, राइट। तो आपने पहले नॉर्मल लिख दिया, एफ ऑर्बिटल्स के डायग्राम आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर 5 एफ ऑर्बिटल्स आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस केस में भी सेम ही रहेगा ना। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हमको कैसे पता ऑक्टाहेड्रल है? क्योंकि 6 साइनाइड है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है? dxy डिवाइडेड dzx की एनर्जी कम होती है, बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी कम है, dxy डिवाइडेड dzx। ओके, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं T2g। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? Tg, विच मीन्स dx² - y² dz², ये आपने करेक्ट है। अब क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो साइनाइड क्या करेगा बेटा? पेयरिंग करेगा। पेयरिंग कराएगा मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, 1 2 3, ठीक है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? सेम, द रीजन इज इनकी एनर्जी कम है देन दीज टू ऑर्बिटल्स। जिनकी एनर्जी कम है वहां हम पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 6। अब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गया? T2g6 Eg0। ओके, इन दिस केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ T2g6 Eg0 अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इस केस में कोई लीगेंड लीगेंड की वजह से मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? कंप्लीटली पेयर्ड, व्हिच मीन्स ये डायमैग्नेटिक हो गया, राइट, ऐसा कुछ। तो हमें यहाँ से क्या समझ आया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो कहाँ से पता चला? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि बीबीटी में नहीं बताया था। ओके, अब स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग की वजह से इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, तो पहले यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पर होगी, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे हो गए? पेयर्ड हो गए, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग होगी, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। Now, second question is CONH4 2 positive, NH3 whole 4 2 positive, CONH3 whole 4 2 positive। अब हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपको पता है कोबाल्ट कैसा है बेटा? कोबाल्ट CO के साथ में अभी हमने सीखा था, अमोनिया हो या फिर कोई भी लिगेंड हो, हमेशा पेयरिंग होगी। और इसके अलावा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आप देख कर आए कि अमोनिया की टेंडेंसी क्या है? पेयरिंग कराने की। बट ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? 4 है, विच मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस की एनर्जी कम होती है, विच मीन्स dx² - y² dz²। और यहाँ पर ये तीन ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे। ओके, कौन से? dxy yz dz। ओके, नाउ अगर मुझे कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? एटॉमिक नंबर इज आर्गन 3d7 4s2, ये है एटॉमिक नंबर 27 होता है। ओके, तो 3d7 4s2 इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए 3d7 में मुझे 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, 3d7 में हम क्या करेंगे? 1 वेट लिसन लिसन, these two orbitals are having similar energy, तो फिलिंग ऐसे करते हैं। ओके, कैजुअली नहीं बनाना है। 1 2 3 4, नाउ 5 6 7, ठीक है। क्योंकि अमोनिया है तो अमोनिया की टेंडेंसी होती है पेयरिंग कराने की, बट पेयरिंग कब होगी बेटा? जब यहाँ पर ऑर्बिटल्स फिल होंगे। यहाँ आपने कंप्लीट पेयरिंग करा दी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। अब आप ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, बट यहाँ पर भी कंडीशन है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने इन्हें पहले सिंगल सिंगल फिल किया, उसके बाद पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया बेटू? T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, एंड
T में है आपके 4 एंड T2 में है आपके ओके T4 T3, ऐसा आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी, राइट? डन। T4 T3 तो क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, टेट्राहेड्रल में इन दोनों की एनर्जी कम होती है, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होती है। अब आपने क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना है बेटा। क्यों करना है 7 की फिलिंग, ये क्यों नहीं फिल करे, क्योंकि CO2 पॉजिटिव फिल करना है आपको। ओके, तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोअर एनर्जी वाले, देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी वाले। ओके, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T4 T2 3 इन दिस केस। नाउ जो आपको बीबीटी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर कैसे देखते हैं, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड बता दिया, वीक फील्ड बता दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर आपने इनको पेयरिंग कराना पेयरिंग करा दिया। ओके, नाउ अगर आपसे कलर के बारे में क्वेश्चन करता है कि कलर कैसा होता है और ये ही कलर क्यों शो कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से कलर क्यों शो कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर कलर का एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है वो हम इस बेसिस पर बता सकते हैं। यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उसके एब्जॉर्प्शन के कलर से। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर BBG YOR बना दिया, BIB पर ओके, नाउ आपने ये बना दिया कलर व्हील। अब इस कलर व्हील में सपोज वॉलेट कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो कॉम्प्लेक्स येलो कलर शो करेगा, अगर ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो रेड कलर शो करेगा, ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो ऑरेंज कलर शो करेगा। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स के कलर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दिस थ्योरी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ आ गई है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने स्प्लिटिंग सीख ली है, स्प्लिटिंग किनकी, डी ऑर्बिटल्स की। जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया डी के 5 ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गए, 3 ऑर्बिटल्स जो बिटवीन दी एक्सिस थे और 2 ऑर्बिटल्स जो अलोंग दी एक्सिस थे। अगर लिगेंड कहां पर अप्रोच कर रहा है, बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो बिटवीन दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। लिगेंड अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहा है तो अलोंग दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। अलोंग दी एक्सिस की एनर्जी डी के ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इंक्रीज होती है, बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इंक्रीज होती है। ठीक है, लिगेंड की स्ट्रेंथ को देखने के लिए आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसके लिए हमने एक ट्रिक सीखी। इस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ज्योमेट्री बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का कलर बता सकते हैं, या फिर वो कलरलेस ये भी। ओके, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है आइसोमेरिज्म, एंड इसी के अलावा एक और टॉपिक रहता है सिनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा आइसोमर्स का मीनिंग क्या होता है, आइसोमर्स आर दी स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट डिफरेंट है एटम्स का। ओके, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, बट क्योंकि 11th का आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो हम 12th में ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। दीज आर आइसोमर्स, फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड आइसोमर्स इनटू टू, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें नाम से समझ आ रहा है जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है जिनकी स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो। ओके, 3D अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, बॉन्ड सेम है बट इनका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बट इनके जो अरेंजमेंट है 3D में वो डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इनटू टू, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, ये दोनों इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। और हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब आप ये ध्यान से समझिएगा, लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या है बेटा, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब एक से ज्यादा एटम्स होते हैं अवेलेबल जिनके पास लोन पेयर्स हैं बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो एक से ज्यादा साइट होती है, लोन पेयर्स होते हैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर जैसे एसटीएम, इसमें नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाया जा सकता है, सल्फर से भी बॉन्ड बनाया जा सकता है मेटल का। ठीक है, तो एम मेटल का नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन सकता है, मेटल का सल्फर के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। सॉरी,
एरो थोड़ा सा चेंज लगाना है, एरो कुछ ऐसा होगा। ओके, नाउ सल्फर के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। तो अगर इसके पास टू स्पीशीज अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो जब भी हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे, इस विच मीन्स कि मेटल के पास टू साइड्स अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, तो ऐसे केस में जो आइसोमर्स बनेंगे, जो आइसोमेरिज्म होंगे, वो होंगे linkage isomerism. For example, CONH3 whole thrice NO2 Cl Cl3। यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन NOO, यहाँ पर इसके साथ भी बॉन्ड बनाया जा सकता है या फिर नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया जा सकता है NO2 ग्रुप में। ठीक है, तो टू साइड्स अवेलेबल है, तो इन दोनों को हम कहेंगे दीज टू आर लिंकेज आइसोमर्स। ओके, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जब भी होगा तो ऐसी स्पीशीज लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इजी है। नाउ सेकंड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होता है बेटा? जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मानते हैं हम इसे, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, दोनों के दोनों एक ही। हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले वाले को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, सेकंड वाले को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया की प्लेस पर अगर सीएन आ जाए और सीएन की प्लेस पर अमोनिया आ जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। प्लस और माइनस वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके लिगेंड्स को हमने एक्सचेंज कर दिया, तो इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये भी इजी है। फर्स्ट वाले में एम्बिडेंट लिगेंड का होना जरूरी है, सेकंड वाले में टू कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके लिगेंड्स को आपने एक्सचेंज कर दिया, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। थर्ड केस इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा SO4 है ना, इस कॉम्प्लेक्स में SO4 बाहर आ गया, Br अंदर आ गया, विच मीन्स जो आयनाइजेशन स्फीयर था, इनकी एंटिटीज को और लिगेंड को हमने एक्सचेंज कर दिया। तो आयनाइजेशन स्फीयर मतलब Br यहाँ पर पहले बाहर था आयनाइजेशन स्फीयर की प्लेस पर, अब सल्फेट आ गया। सेकंड केस में सल्फेट को हमने यहाँ कर दिया और Br को यहाँ कर दिया। ओके, तो दीज आर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से समझ आ रहा है क्या है? ये जो आयंस बनाते हैं ना, जो स्फीयर आयनाइजेशन स्फीयर होता है, इनको हमने एक्सचेंज कर दिया, इस प्लेस पर ये, इस प्लेस। इजी है। तो फर्स्ट वन वाले में आपने क्या किया था? एम्पीडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ONO वाला, या फिर हम लिख सकते हैं NO2 SCN NCS, तो आपने इनको चेंज कर दिया, मेटल के साथ बॉन्ड चेंज कर दिया, इसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। अब इन दोनों के लिगेंड्स को आपने एक्सचेंज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड केस में आपने आयनाइजेशन स्फीयर को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर पहले Br था, इस प्लेस पर आपने सल्फेट रख दिया, तो आपने इन दोनों एंटिटीज को एक्सचेंज कर दिया, तो इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, विच मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर थे, अब वो चेंज हो गए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 6 थे, इसके बाद यहाँ पर 5 हो गए, बाहर वाटर मॉलिक्यूल एक और चला गया, विच मीन्स वाटर का नंबर चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो यहाँ पर आपने 4 आइसोमर्स पढ़े, बहुत इजी है। फर्स्ट वन इज लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है? मेटल के साथ में जो भी लिगेंड अटैच्ड है, इस लिगेंड की साइड चेंज हो गई हो, एम्बिडेंट लिगेंड होने की वजह से इस तरह के आइसोमर्स बनते हैं। सेकंड केस में आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स की पोजीशन को हमने एक्सचेंज कर दिया। थर्ड केस में हमने पढ़ा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने आयनाइजेशन स्फीयर से स्पीशीज को एक्सचेंज कर दिया। एक बार हमने यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में यूज कर लिया, दूसरी बार हमने लिगेंड के फॉर्म में यूज कर लिया। ओके, फिर लास्ट वन इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, विच मींस वाटर का नंबर चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर, इसको हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट वन इज 3D अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, बट 3D अरेंजमेंट में चेंज हो गया, इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में टू फॉर्म्स हो सकते हैं, सिस फॉर्म एंड सेकंड वन इज ट्रांस फॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म में क्या होता है बेटा? टू सिमिलर लिगेंड सेम साइड पर होते हैं। अगर टू सिमिलर लिगेंड डिफरेंट साइड पर आ गए, तो हम उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ writing Cl here, and in this case I'm writing Cl this side and I'm okay. Now look here, दोनों की दोनों अमोनिया सेम साइड है प्लैटिनियम, करेक्ट? एक्चुअली टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ स्पीशीज है। ठीक है, अब इसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यानी कि 4 एटम्स 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं इसको ना। यहाँ पर बेटा ये जो दो अमोनिया है, ये दोनों के दोनों अमोनिया सेम साइड है, दोनों Cl सेम साइड है, तो इसको हम कहेंगे सिस फॉर्म। सिस मतलब सेम साइड। अगर ये दोनों अपोजिट साइड पर आ जाए, ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है, इनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म।
सिस एंड ट्रांसफॉर्म किसके टाइप्स होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, तो जब भी AB2L2 टाइप की स्पीशीज होगी तो ऐसे केस में हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म समझेंगे। सिस फॉर्म का मीनिंग क्या है? टू सिमिलर लिगेंड सेम साइड होंगे। अगर ट्रांसफॉर्म की हम बात करें तो टू सिमिलर लिगेंड अपोजिट साइड पर होंगे। ओके, नाउ इसी में अब हमारा एक पॉइंट और है, दैट इज स्पेशियल एंड मैरिडोनियल। ये आपको समझना होगा। तो अगर हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखिएगा ये तीनों के तीनों सेम लिगेंड्स हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा सेम ट्रायंगुलर फेस पर है ऑक्टाहेड्रल के, जैसे ए तीनों सेम है, सेम ट्रायंगुलर फेस पर है, तो इसको हम कहते हैं फेशियल। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, these are on the same equatorial plane of the सेम इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। इसका मीनिंग क्या है बेटा? ये देखिएगा ए और यहाँ पर ये है, इसके बीच में एक बी एटम आ गया, यानी कि लिगेंड चेंज हो गया। अगेन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन तीनों के बीच में 1 2 3, इन तीनों के बीच में एक अदर लिगेंड आ गया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर रुइडियम है, रुइडियम के केस में देखिएगा इन तीनों के सीएल थ्री सिमिलर स्पीशीज, यहाँ पर थ्री सिमिलर स्पीशीज रेगुलर, इनके बीच में कोई और स्पीशीज नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फेशियल। फेशियल का मतलब है सेम स्पीशीज सेम फेस पर। ओके, अगर हम इनकी बात करें तो देखिएगा 1 2, अब इस वाले सीएल के बीच में ये पी वाई आ गया, विच मीन्स ये मेरिडोनियल, इसको हम कहेंगे मेरिडोनियल। ओके, तो लास्ट आपका बचता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि प्लेन नहीं होता, यानी कि वी कैन से नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, ये सब ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। अब ऑप्टिकल का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट इज रिलेटेड टू लाइट। क्या? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बट इनका बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट आर डिफरेंट। ओके, इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब लिया, अगर आप इस बल्ब को लेते हैं तो इस बल्ब से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बेटा? ये नॉर्मल बल्ब है, जैसे आपने इस बल्ब को रोक लिया तो ये लाइट कैसे करेगा? स्प्रेड करेगा, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड। ओके, अब हमने यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगा दिया। क्या काम होता है बेटा निकोल प्रिज्म का? निकोल प्रिज्म का काम होता है कि लाइट को वो एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो हम इसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? नेम ऑफ दिस इज पोलराइज्ड लाइट। तो अब हम यहाँ पर इस पोलराइज्ड लाइट का यूज करेंगे पोलरीमीटर में। पोलरीमीटर में आपने आपका सब्सटेंस डाल दिया। अगर इस सब्सटेंस को डालने के बाद में ये लाइट लेफ्ट साइड पर रोटेट करता है, विच मीन्स ये लीवो रोटेटरी है। अगर आपका जो सब्सटेंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये राइट साइड में लाइट को रोटेट कर रहा है, विच मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो लाइट को रोटेट नहीं करेगा सब्सटेंस। ठीक है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो लीवो रोटेटरी होगा, और वी कैन से ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर राइट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। रोटेट नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेट किया तो ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। अब आप हमारे यहाँ को देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज या फिर कायरल कंपाउंड के एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये सभी के सभी ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ते हैं, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इफ दिस रोटेट, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी, राइट डायरेक्शन में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनाइड्स की बॉन्डिंग किस टाइप से होती है? तो बेटा अभी तक हमें ये समझ आया कि लिगेंड्स के केस में लिगेंड्स हमेशा लोन पेयर डोनर होते हैं, मेटल्स लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। बट अब कार्बोनाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कार्बोनाइल्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने का मतलब क्या है बेटा? कि मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। बट अगर हम कार्बोनाइल्स का केस देखते हैं तो मेटल जब कार्बोनाइल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल होती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? अभी तक मेटल और लिगेंड के बीच में इस टाइप का बॉन्ड बन रहा था जिसमें लिगेंड का लोन पेयर इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। बट इन दिस केस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये तो सिंपल सी बात है। लिगेंड का मतलब है हम कार्बोनाइल की बात करें तो मेटल और कार्बोनाइल के केस में जब कार्बोनाइल कार्बन ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया या शेयर कर लिया बिटवीन दीज टू, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना, वो भी वीक सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना नहीं चाहता है। राइट,
बट इसके बाद में क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के पास में वेकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, कार्बोनाइल के पास चले जाते हैं और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है, द नेम ऑफ दिस इफेक्ट इज सिनर्जिक इफेक्ट। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, द नेम ऑफ दिस इफेक्ट इज सिनर्जिक इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है और पाई बॉन्ड भी बन रहा है। अब ये पाई बॉन्ड बनता कैसे, हम थोड़ा-सा एक बेसिक एग्जांपल सीखेंगे जो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बस याद करेंगे, वैसे तो मैम हम 11th का कुछ भी याद नहीं करते, बट फिर भी एक बार ध्यान देंगे कि अगर मुझे कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, तो मैंने यहाँ पर कार्बन का कोऑर्डिनेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखा और इसी का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ये कार्बन का है एंड दिस वन इज फॉर ऑक्सीजन। तो जब मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो 1s2 2s2 2p2 हम इस तरह से बनाते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, करेक्ट। जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा 1s2 लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s2, ऐसे ही सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आफ्टर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और 14 इलेक्ट्रॉन इन स्पेस में, तो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी 2 4 6 8 9 10 11 12। अब इसके बाद में जो 2p स्टार और 2py स्टार ऑर्बिटल्स हैं कार्बोनाइल ग्रुप के, ये वेकेंट हैं। तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई है। पहले मेटल कार्बन हमने ये सीखा था कि यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। बट अभी हम ये सीख रहे हैं कि मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रांग हो रही है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। और यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ओके। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट। मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड इज कंपैरेटिवली डिफरेंट देन द अदर लिगेंड्स वाला बॉन्ड मेटल के साथ में, ओके। नाउ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जैसा कि पहले बनता था, और पाई बॉन्ड बन रहा है मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से, जो कि वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं कार्बन से, ओके। सो दिस इफेक्ट इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको क्या सीखना है, जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है। हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। विटामिन B12 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स of cobalt. It is the coordination complex of cobalt. Chlorophyll is the coordination complex of magnesium. हम coordination complex बहुत सारे extraction of metals के लिए use करते हैं, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। बहुत सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए हम यूज करते हैं। So this is important. Biological system. This platinum is very important. It is used for the treatment of cancer. Okay. तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट होता है। यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं इसी टॉपिक में। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।